नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है और ये चल रही है टॉप 50 क्वेश्चन की। टॉप 50 क्वेश्चन का ये हो जाता है टेस्ट नंबर हमारा 1 और ये हो जाता है प्राचीन भारतीय इतिहास से। इसी तरह के सेट जो हैं बाकी सब्जेक्ट के भी चल रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको इससे पहले सभी टेस्ट जो हैं मिल जाएंगे। इसके अलावा 150 क्वेश्चन के जो फुल लेंथ टेस्ट हैं वो भी हमारे चैनल पर अपलोड हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको जो है एग्ज़ाम से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है मिल जाएंगे। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा टेस्ट नंबर 1 एंशियंट हिस्ट्री से। और चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। तो नीचे आपको दो जो है कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए कहा गया है और दूसरे को जो है आर कहा गया है। अभिकथन ए कौन सा हो जाता है और कार अनार क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कूट से जो है सही उत्तर का आपको यहाँ पर चयन करना है। दो जो है कथन आपको दिए गए हैं। अभिकथन कहता है विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों के नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था। जो आपके विंध्य क्षेत्र के जो पाषाण काल के लोग थे उन्होंने जो है भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रवेश किया था। तो ये तो आपका जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था। ठीक है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। क्यों किया था? क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। जलवायु परिवर्तन के कारण जो है ये शुष्कता का चरण माना जाता है। इसलिए जो विंध्य क्षेत्र के पाषाण काल के लोग थे उन्होंने भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन अपना कर दिया था। तो दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं और कारण जो है ए का सही जो है व्याख्या भी करता है। इस तरह से आपका ए आपका यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम में सही कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। सही कालक्रम में आपको ये व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पर आ जाएगा और इस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा ये जो हमारे जमाव हैं पटवारा जमाव, खैतैनी जमाव, बाघोर जमाव और सिंघावल जमाव, चार जमाव आपको दिए गए हैं और इनकी जो खोज है वो की गई थी आपकी विलियम कीथ के द्वारा। विलियम कीथ के द्वारा इनको जो है उजागर किया गया था। और सबसे पहले किसकी खोज की गई थी? तो सबसे पहले खोज की जाती है आपकी सिंघावल जमाव की। और ये जो सिंघावल जमाव है तो ये जो है सबसे पहले मिलने वाला जमाव हो जाता है। इसके बाद आपको मिल जाता है देखने को पटपरा जमाव। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका पटपरा आ जाता है। ये पटपरा जो है ये आपका मध्य प्रदेश में देखने को आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो है ये जो पटपरा वाला है ये आपका हो जाता है 10 मीटर चौड़ा हो जाता है ये। ठीक है, 10 मीटर चौड़ा हो जाता है और ये लाल रंग का हो जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा वो कौन सा जमाव है जो 10 मीटर चौड़ा है और लाल रंग का है, तो वो हो जाता है आपका पटपरा जमाव। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है जो बाघोर जमाव है। ठीक है, बाघोर जमाव आ जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा सोन घाटी में। कहाँ मिल जाएगा देखने को? सोन घाटी में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से भी जो है कई तरह के जमाव जो हैं। और इसके बाद आपको मिल जाता है सबसे बाद में देखने को खैतैनी जमाव। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले नंबर पर आपका 4 आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है 1, तीसरे पर 3 हो जाएगा और चौथे पर आपका हो जाता है 2। ठीक है, इस तरह से जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? सही तथ्य आपको बताना है पाषाण काल के मानव के बारे में। तो वह पालिशदार कुल्हाड़ी का प्रयोग किया करता था। पाषाण काल की बात हो रही है तो पाषाण काल में तो जो है जो कुल्हाड़ी है उस पर पॉलिश का जो है उनको पता नहीं था। ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो जो आपका हो जाता है पाषाण काल में जो है वह पॉलिशदार कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पाषाण काल में जो है पॉलिशदार कुल्हाड़ी का प्रयोग नहीं किया गया है, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे। तो कोर उपकरण
कोर कहते हैं जो आपका कोना होता है, ठीक है। इस तरह के जो कोने वाले औजार थे उनका जो है वो प्रयोग करते थे। तो कोर औजार का तो जो है उपयोग करते थे, क्यों करते थे? शिकार के लिए, ठीक है। शिकार करने के लिए जो है वो कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो आपका सही है, तो ऑप्शन बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वह पशुपालक थे, तो पशुओं का जो है वो पशुपालक नहीं थे, उस समय पशुओं को नहीं पाला जाता था, ठीक है। वो केवल शिकार पर निर्भर रहता था, पशुओं को जो है वो नहीं पालता था। और वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, तो ये भी आपका गलत यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पाषाण काल है ये वही काल है जिसमें मिल जाते हैं आपको देखने को प्रमुख स्थल थे, जिसमें सिंघावल, पटपरा, बाघोर, खेतही, ये सब जो है आपको देखने को मिले थे पाषाण काल में, ठीक है। ये वही जो है आपका पाषाण काल हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी यहाँ पर करेक्ट आपका हो जाएगा। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। जो पूर्व पाषाण कालीन मानव है उसका मुख्य धंधा क्या हो जाएगा? तो मुख्य धंधा उसका कृषि तो बिल्कुल नहीं था, कृषि उस समय नहीं थी। पशुपालन भी वो नहीं करता था और मिट्टी के बर्तन भी वो नहीं बनाने जानता था। वो जानता था केवल एक काम, और वो था केवल पेट भरना, और पेट भरने के लिए वो करता था शिकार, ठीक है। तो शिकार खेलना जो है पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंघावल एक पुरा स्थल है। जो सिंघावल है वो एक पुरा स्थल हो जाता है। तो सिंघावल कहाँ हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो सिंघावल जो एक पुरा स्थल है ये निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का एक पुरा स्थल हो जाता है। पूर्व पाषाण की बात हो रही है, जो निम्न पूर्व पाषाण काल था उस समय आपको देखने को मिलता है एक स्थान, इसका नाम है सिंघावल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आपका माना जाएगा, ठीक है। सिंघावल एक निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का स्थल है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष क्रम में पाए गए हैं? क्रम में पाए गए हैं जो आपके अवशेष होते हैं, तो क्रम में पाए गए हैं आपके पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष। ये जो है कहाँ से पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं आपके बेलन घाटी से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? भारत में मिला है प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म, तो ये किस स्थान से मिला है? भीमबेटका से, हथनोरा, सराय नाहरराय या दमदमा से? तो जो प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म है ये देखने को मिल जाएगा आपका हथनोरा से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये किसके द्वारा जो है इसकी खोज की गई है? तो एक हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो आपका हो जाता है उसके हो जाते हैं अरुण सोनकिया। उन्होंने जो है 1992 में, उन्होंने जो है 1982 में जो है इसकी खोज की थी। इसकी खोज कहाँ की थी? तो हथनोरा की खोज की थी ये आपकी नर्मदा घाटी में, ठीक है। और ये नर्मदा घाटी के जो होशंगाबाद जिला है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको एक स्थान हथनोरा, ठीक है। ये वहाँ पर देखने को मिलेगा आपका हथनोरा, नर्मदा घाटी के आसपास का क्षेत्र। और इसमें जो है पुरा स्थल से मानव की एक खोपड़ी का जीवाश्म मिला था। कहाँ से मिला था? हथनोरा से मिला था। और ये जो खोपड़ी है इसको जो है कहा गया था नर्मदा मैन। आपसे ये पूछा जाएगा जो नर्मदा मैन है वो कहाँ से मिला था? तो नर्मदा मैन जाहिर सी बात है नर्मदा नदी घाटी से ही मिला होगा, ठीक है। तो इसको जो है नर्मदा मैन भी कहा जाता है, इसका नाम जो है नर्मदा मैन रखा गया है। और इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो गया है। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? जो होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये ऊपर वाले ही क्वेश्चन है, इसको केवल एग्जामिनर में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछ ही लेगा। जो हिमे होमो इरेक्टस है इसकी जो एक कपाल है वो किस स्थान से मिली है? तो ये मिल जाती है आपकी नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपका नर्मदा घाटी में हथनोरा है
ठीक है, तो ये होशंगाबाद ज़िले में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपसे पूछा गया नर्मदा घाटी में ही स्थित हो जाता है हथनोरा, जहाँ से आपको एक खोपड़ी जो है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये खोपड़ी है और ये मिली है आपकी हथनोरा से। भारत में प्रथम पुरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का, जिसमें देश में प्राग ऐतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय उसका किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आरबी फुट को। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके जो है ये विद्वान हो जाते हैं रॉबर्ट्स ब्रूस फुट। इनको जो है भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने जो खोज की थी वो की थी आपकी 1863 ईस्वी में। और इन्होंने सबसे पहले जो है पुरा प्रस्तर युगीन प्रथम हैंड एक्स की खोज मद्रास के पल्लवपुरम स्थान से की थी। कहाँ से की थी? तो मद्रास हो जाता है आपका, मद्रास से इन्होंने खोज की थी और इसी में जो है प्राग ऐतिहासिक काल का जो है अध्ययन का रास्ता खुला था उस समय। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट्स ब्रूस फुट को कब मिला था? ये सेम क्वेश्चन है, ये आ गया और ये ही आपसे पूछा जाएगा। तो इन्होंने जो खोज की थी, इनको जो खोज में मिला था तो इनको मिल जाता है वो 1863 में। ठीक है, इनके द्वारा जो सबसे पहले हैंड एक्स की खोज मद्रास के पल्लवपुरम से की थी और इनको जो है वो खोज की गई थी इनकी 1863 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है। पूर्व पाषाण कालीन उपकरण ये मिला था आपको 1863 में रॉबर्ट्स ब्रूसफुट को और इन्हीं को जो है भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया है, इसको हमने आपको बता दिया है पहले ही। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक तो ये कहा जाता है आपका रॉबर्ट ब्रूसफुट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपकी परीक्षाओं में। और भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो कहा जाता है एकन निगम को। ठीक है, और प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाएगा रॉबर्ट ब्रूसफुट को और एकन निगम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक। ठीक है, दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों क्वेश्चन आपके अलग अलग ये बन जाते हैं यहाँ से। भारत में प्रथम पुरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। एक क्या थे वो? जो भारत में प्रथम पुरा पाषाणिक उपकरण की खोज की है वो क्या थे? तो ये हो जाते हैं एक भूगर्भ वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक भूगर्भ वैज्ञानिक हो जाते हैं प्रथम पुरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले। कब की बात है? 1863 हो जाता है। ठीक है, याद आपको यहाँ से रखना है। और मद्रास से जो है इन्होंने खोज की थी प्रथम उपकरण की। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में देखा गया है पहले भी। फलक संस्कृति से एक क्वेश्चन आपका बनता है, फलक संस्कृति किसको कहा गया है? तो फलक संस्कृति कहा जाता है जो मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति है उसको फलक संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, और ये जो फलक प्रधान पूर्व पाषाण काल के उपकरण वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, इस काल के जो इस काल के जो मध्य में रखा जाता है इस काल को, और फलकों की अधिकता के कारण इसको जो है एच डी सांकल्य ने मध्य पूर्व पाषाण काल का फलक संस्कृति की संज्ञा दी है। ठीक है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा फलकों की अधिकता देखी गई है और उपकरणों का जो है अच्छे प्रकार से जो है पत्थर से जो है इनका प्रयोग इन्होंने किया था। ठीक है, इसमें आपके चर्ट मिल जाते हैं, जैस्पर मिल जाते हैं, फ्लिंट मिल जाते हैं और भी जो है इसके अलावा और भी जो है मूल्यवान पत्थर मिल जाते हैं और इसको जो है फिर फल्क संस्कृति कहा गया है एच डी सांकल्य के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये आपका बन जाता है। ठीक है, तो फलक संस्कृति आपने समझ लिया है, ये हो जाती है मध्य पुरा पाषाण काल से और इसमें जो है फलक आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। जो प्राचीनतम कलाकृतियां हो जाती हैं उसका प्रमाण संबंधित है, तो किससे संबंधित हो जाता है उसका प्रमाण? आपसे पूछा गया है प्राचीनतम कलाकृतियों का जो प्रमाण है वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो प्राचीनतम कलाकृतियों का जो प्रमाण है ये संबंधित हो जाता है आपका उच्च पूर्व पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और
प्राचीनतम जो कलाकृतियाँ हैं वो संबंधित हो जाती हैं आपकी उच्च पुरापाषाण काल से, और इसमें जो है मध्य प्रदेश के भीमबेटका से शैल चित्रों के रूप में जो है इसको प्राप्त किया गया है। कहाँ हो जाता है, तो ये देखने को मिल जाती है आपकी जो भीमबेटका की गुफा है। ये आपसे क्वेश्चन बनता है कि भीमबेटका की गुफा किस जो है राज्य में या फिर कहाँ है, तो ये हो जाती है आपकी एमपी में। ठीक है, तो भीमबेटका की गुफा एमपी में हो जाएगी, और यहाँ से जो है शैल चित्रों के रूप में प्राप्त हुई है आपकी प्राचीनतम कलाकृतियाँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा नाम जो है भीमबेटका की या भीमबेटका का आपको देखने को मिलेगा शैल चित्रों के रूप में। और इसमें जो है चित्रकला के प्रमुख विषय पर उच्च पुरापाषाण कालिक और मध्य पाषाण मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलापों और उस समय के जो है वहाँ पर जो आपके सांस्कृतिक क्रियाकलाप होते थे, वहाँ पर जो पशु रहते थे, पक्षी रहते थे, मानव थे, उनका जो अनाज था, खाद्य संग्रह, उसके भी जो है वहाँ से प्रमाण देखने को मिले हैं। उसके चित्र जो हैं उन लोगों ने बनाए हुए थे। ठीक है, भीमबेटका की गुफा में शैल चित्रों के माध्यम से। ठीक है, पशुओं के, पक्षियों के, उस समय के जो आपके क्रियाकलाप करते थे, जो त्योहार होते थे, ठीक है, तो उनको जो है सबको उन्होंने उकेरा था आपका शैल चित्रों के माध्यम से भीमबेटका की गुफाओं में। ठीक है, अनाज वनाज के भी जो है वहाँ पर चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। शिकार भी वो किस तरह से करते थे वो भी आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो सभी आपकी प्राचीनतम कलाकृतियाँ हैं ये सब देखने को मिलेंगी आपकी भीमबेटका की गुफा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? उच्च पुरापाषाण काल की जो युगीन हड्डी, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, यह आपको बताना है। जो आपकी हो जाती है उच्च पुरापाषाण कालीन, उच्च पुरापाषाण युगीन है और हड्डी की बनी है मात्र देवी की प्रतिमा, ये कहाँ से मिली है? तो ये देखने को मिल जाती है आपको बेलन घाटी से। ठीक है, ये बेलन घाटी जो है आपको देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश। तो ये जो बेलन घाटी है ये देखने को मिल जाएगी आपकी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये बेलन घाटी उत्तर प्रदेश की मिलती है आपको देखने को प्रयागराज में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की मिल जाती है ये देखने को आपको प्रयागराज में। और ये जो बेलन घाटी है ये आपको देखने को मिलेगी प्रयागराज की मेजा तहसील में। ठीक है, प्रयागराज होता आता है और इस प्रयागराज हो जाता है और उसमें देखने को मिलेगी ये मेजा तहसील में। ठीक है, वहाँ पर बेलन घाटी में जो है लोंदा नाम के एक तृतीय गेवार के अपरिचित जमाव से वहाँ जो है जो एक लोंदा नाम का था उसमें जो है हड्डी की बनी हुई मात्र देवी की एक मूर्ति मिली थी। ठीक है, वो जो है अपरिचित जमाव था वहाँ से मिली थी आपकी हड्डी की बनी हुई मात्र देवी की मूर्ति। ठीक है, और ये जो मूर्ति है ये उच्च पुरापाषाण काल के जो आपका भूतात्विक स्तर है उससे वो प्राप्त हुई थी। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो इसलिए कहा जाता है उच्च पुरापाषाण काल से जो प्राप्त मात्र देवी की मूर्ति है विश्व की प्राचीनतम जो आपकी मात्र देवी की मूर्ति मानी जाती है। ठीक है, ये विश्व की मानी जाती है प्राचीनतम मात्र देवी की मूर्ति। ठीक है, ये मिल जाती है बेलन घाटी से, और बेलन घाटी आपकी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मेजा तहसील में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता था? जो प्रारंभिक पूर्व मानव है उसको किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? जो प्रारंभिक पूर्ण मानव है उसको किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था आपका क्रो मैग्नन के नाम से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका। और ये जो मानव है इसका जो विकास है वो लगभग 30,000 साल पहले माना जाता है। इतना भी आपको याद रखना है, लगभग 30,000 साल पहले इसका विकास हुआ है, और इसको जो है आधुनिक मानव का जो है आधुनिक मानव इसको कहा गया है। ठीक है, 30,000 साल पहले। और इसको होमोसेपियंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसी को बाद में जो है फिर क्रो मैग्नन के नाम से जाना जाने लगा। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से चलना है हमें पूर्व की तरफ, और आपको बताना है सारे जो हैं कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात की गई है हमारी पैसरा की। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारी स्थिति है पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो सबसे पहले जो आपका आ जाता है, तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा मैदा। ठीक है,
महदहा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये उत्तर प्रदेश के मिल जाता है देखने को प्रतापगढ़ में। ठीक है, जब हम चल रहे हैं आपका यहाँ से पश्चिम से चलेंगे पूर्व की तरफ, तो सबसे पहला जो स्थान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका महदहा। ठीक है, महदहा आ जाता है और ये हो जाता है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। इसके बाद आपका आ जाता है दूसरे नंबर पर लेखनिया। लेखनिया कहाँ आ जाएगा, तो लेखनिया भी आपका उत्तर प्रदेश में आ जाएगा और उत्तर प्रदेश के हो जाता है ये मिर्ज़ापुर में। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर जब हम थोड़ा सा और पूर्व की तरफ चलेंगे तो फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर पैसरा। ठीक है, ये पैसरा हो जाएगा और पैसरा ये कहाँ है, तो पैसरा हो जाएगा देखने को मिलेगा बिहार में। ठीक है, इसके बाद जो सबसे बाद में आपका आ जाता है वीरभानपुर। वीरभानपुर इंपॉर्टेंट है और ये कई परीक्षाओं में देखा गया है और वीरभानपुर से यही क्वेश्चन आपसे देखा जाता है। तो वीरभानपुर कहाँ देखने को मिलेगा, सबसे बाद में, और ये हो जाता है आपका पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में जो है आपको देखने को मिल जाएगा, यानी पश्चिमी बंगाल में। इस तरह से आपका जो है महदहा ये सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि 4 नंबर जो है आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका दूसरे नंबर पर जो मिर्ज़ापुर में है आपका लेखनिया, ये आ जाता है 2 नंबर पे। इसके बाद पैसरा आ जाता है, पैसरा है आपका बिहार में, ऑप्शन नंबर 1 और ए। और लास्ट में आ जाता है आपका वीरभानपुर, जो आपका पश्चिमी बंगाल में देखने को आपको मिल जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्रम आपको समझ लेना है, पहले आपका महदहा ये प्रतापगढ़ में आ जाता है उत्तर प्रदेश के। एक आ जाता है आपका लेखनिया, लेखनिया स्थित है आपका ये मिर्ज़ापुर में उत्तर प्रदेश के। पैसरा स्थित है, पैसरा हो जाएगा बिहार में, और वीरभानपुर हो जाता है ये पश्चिमी बंगाल में। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था। सबसे पहले कौन से जो भारतीय पुरातत्ववेत्ता वेत्ता हो जाते हैं जिन्होंने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा था और उसके जो शैल चित्र है उनको प्रागैतिहासिक महत्व के लिए खोजा था। तो सबसे पहले देखा गया है ये V.S. वाकनकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आपकी बात हो जाती है 1957 की। ठीक है, 1957 में जो आपके पुरातत्वविद हो जाते हैं V.S. वाकनकर, इन्होंने जो है भीमबेटका के जो शैल चित्र हैं उनको खोजा था। ठीक है, और इस भीमबेटका की गुफा से जो शैल चित्र मिले हैं वो मिले हैं प्रागैतिहासिक काल के मानव के। यहाँ से आवास के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से जो है 700 गुफाओं के में जो आश्रय लिया था इन्होंने, जिसमें रहते थे आपके मानव, तो 700 गुफाओं के आश्रय स्थल के भी साक्ष्य वहाँ से देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो शैल चित्र हैं जहाँ पर आपको अनाज का, खेलने का उनका, है ना, उसी तरह से बहुत सारे जो है वहाँ पर चित्र देखने को मिले हैं। किस तरह के वहाँ पर जो है वो त्यौहार मनाते थे, इकट्ठा होते थे, तो शिकार करते थे, उस तरह के जो है सभी तरह के जो है वहाँ शैल चित्र देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है और V.S. वाकन के द्वारा जो है भीमबेटका को देखा गया था। और इसके अलावा आपसे ये पूछा जाएगा जो आपका शैल चित्र है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है। तो सबसे ज़्यादा जो शैल चित्र हैं वो प्राप्त हुए हैं आपके भीमबेटका की गुफा से ही। ठीक है, इसके अलावा और जगह से भी मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो भीमबेटका से मिले हैं। अगर इसके अलावा पूछा जाएगा तो आपके मिर्ज़ापुर से भी मिले हैं उत्तर प्रदेश के, पंचमढ़ी जो आपका मध्य प्रदेश में है वहाँ से भी मिले हैं, सुंदरगढ़ से भी मिले हैं। ठीक है, तो ये कई जगह से मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाता है तो वो मिल जाते हैं आपके भीमबेटका की गुफा से। ठीक है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं भारत में, ये क्वेश्चन आ गया है, इसको हम अभी बता रहे थे आपको। तो ये हो जाता है आपका भीमबेटका से। ठीक है, सर्वाधिक जो शैल चित्र हैं ये आपके भीमबेटका की गुफा से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी, सुंदरगढ़ से भी मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं आपके भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ है, तो भीमबेटका आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कौन से स्थान हो जाते हैं जो अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका माना जाएगा और बड़े डीप से जो है इस तरह की आपको जो है क्वेश्चन देख लेने हैं। सही उत्तर का आपको चयन करना है कौन सा हो जाता है। तो
तो सबसे ज़्यादा जो है शैल चित्र मिले हैं ये मिल जाते हैं आपको देखने को भीमबेटका से। इसके अलावा मिर्ज़ापुर से भी आपके मिले हैं, ठीक है। शैल चित्रों के जो प्रसिद्ध हैं वो आपके मिर्ज़ापुर से भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे पंचमढ़ी से और सुंदरगढ़ से भी जो है ये देखने को कुछ चित्र मिले हैं जो शैल चित्र हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमने आपको बता दिया जो आपका भीमबेटका से हैं, लेकिन मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी और सुंदरगढ़ से भी देखने को मिले हैं। इस तरह से आपसे पूछा गया शैल चित्र जो है कौन से स्थान जो है शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो चारों ही जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये आपके प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4 सभी जो हैं आपके करेक्ट यहाँ पर हो जाते हैं। सभी जगह से जो है शैल चित्रों के जो है प्रसिद्ध प्रमाण देखने को मिल जाते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। जो उत्खनित प्रमाण है उनके अनुसार जो पशुपालन का प्रारंभ है वो कब हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा मध्य पाषाण काल से। जो आपके पुरातत्व जो साक्ष्य हैं हमारे जिनके अनुसार हमने उसकी खोज की है, तो उसमें जो है उसके अनुसार जो पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ है वो मध्य पाषाण काल से माना गया है, ठीक है। और इसमें जो मध्य पाषाण काल में आपके जो स्थान है, जैसे मध्य प्रदेश का आ जाता है आदमगढ़, राजस्थान का आ जाता है बागोर, ठीक है। जो एमपी का आपका आदमगढ़ हो जाता है और राजस्थान का आपका हो जाता है बागोर। ये स्थान भी आपको याद रखना है कहाँ कहाँ थे। यहाँ से जो है इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये मध्य पाषाण काल का जो प्रारंभ है वो माना जाता है आपका 10,000 साल पहले से। 10,000 से 6,000 जो ईसा पूर्व का जो आसपास का इनका क्षेत्र माना जाता है, 10,000 से और 6,000 ईसा पूर्व के आसपास का, तो ये माना जाता है आपका मध्य पाषाण काल का, ठीक है। और यहाँ से जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो उपकरण हैं, लघु उपकरण हैं, इसमें जो है वहाँ पर से आपको देखने को मिलेंगे। और इनका जो है जब उत्खनन हुआ है तो तब इनकी जो स्थिति क्लियर हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है। और पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो आपके मध्य पाषाण काल से देखने को आपको मिल जाते हैं, ठीक है। दो स्थानों का नाम आपको याद रखना है। एक आपका मध्य प्रदेश में हो जाता है आदमगढ़ और दूसरा हो जाता है राजस्थान का बागौर, जहाँ से सर्वाधिक जो है पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है। जो मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, कौन सा स्थान हो जाता है? अब हमने आपको ऊपर बता दिया है, तो ये हो जाता है आपका आदमगढ़, ठीक है। आदमगढ़ कहाँ है? तो आदमगढ़ हो जाता है मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से ही, मध्य प्रदेश में हो जाता है। और इसमें जो है आपका जो बागौर है वो नहीं दिया गया है। बागौर हो जाता है आपका राजस्थान में, ठीक है। बागौर कहाँ है? तो बागौर राजस्थान में, वो जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया है केवल आदमगढ़, जहाँ से पशुपालन के प्रमाण देखने को आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित में किस मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं? एग्जामिनर है वो किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन दे सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ जो है एक क्वेश्चन को जो है 3 बार आपसे पूछ ही लिया गया है। क्वेश्चन जो आंसर है वो वही आना है, लेकिन लैंग्वेज बदल के जो है वो क्वेश्चन को बदल बदल कर जो है आपसे पूछता रहता है। और आपसे पूछा गया है जो मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साथ, सबसे पहले आपको ये रखना है याद कि जो पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मिल जाते हैं आपको मध्य पाषाण काल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है, ठीक है। मध्य जो पाषाण काल है वहाँ से आपके पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिले हैं। इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा गया है जो पशुपालन के साक्ष्य वो किस स्थान से मिले हैं। 4 स्थान आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनमें से जो करेक्ट है वो हो जाता है बागौर, ठीक है। बागौर कहाँ हो जाएगा? तो बागौर आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में, ठीक है। इसके अलावा जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो होता है आपका आदमगढ़, तो आदमगढ़ से भी आपके देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर केवल दिया गया है आपको बागौर। आदमगढ़ ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया गया है। दोनों एक साथ आते तो जो है बोथ आपके करेक्ट हो सकते थे, लेकिन यहाँ जो है सिंगल करके आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो ये बागौर राजस्थान में हो जाता है, जहाँ से मध्य पाषाणी काल में पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिलता है? वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मध्य पाषाणिक जो संदर्भ है उसमें वन्य धान के जो प्रमाण है वो मिले हैं आपके चौपानी मांडो से। ये जो चौपानी मांडो आपसे पूछा जाएगा, ये स्थान चौपानी मांडो कहाँ है? तो ये स्थान आपको देखने को मिलेगा
उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के मिल जाएगा ये मेजा तहसील में ही, जहाँ पर आपकी बेलन घाटी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो मेजा तहसील हो जाती है और ये हो जाती है आपकी प्रयागराज में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, और प्रयागराज में हो जाती है मेजा तहसील, और मेजा तहसील में हो जाती है ये जो बेलन नदी घाटी है उसके बाएं तट पर आपको देखने को ये मिल जाएगा। ठीक है, चौपानी मांडो। और यहाँ से जो है इसका जो अगर खोज की बात करेंगे, इसका जो सिरे जाएगा वो जाएगा 1967 में इसकी जो है खोज हो जाती है, और बीडी मिस्र के द्वारा जो है इसकी खोज की जाती है। किसके द्वारा की जाएगी? बीडी मिस्र के द्वारा की जाएगी। चौपानी मांडो इसका नाम हो जाता है, और इसमें वन्य धान के प्रमाण जो है मिल जाएंगे आपको देखने को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको केवल ये याद रखना है यहाँ से, जो वन्य धान के जो प्रमाण है ये चौपानी मांडो से देखने को मिलेंगे, और चौपानी मांडो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सराय नाहर राय और महदहा ये संबंधित हैं। ये किससे संबंधित हो जाएंगे? जो आपके सराय नाहर राय और महदहा, तो ये संबंधित हो जाते हैं आपके गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो आपका सराय नाहर राय है और महदा है, ये गंगा घाटी की मध्य पाषाण जो संस्कृति है उससे संबंधित आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो आपका सराय नाहर राय है ये आपका प्रतापगढ़ जिले में देखने को मिलेगा। और ये जो दोनों स्थल हैं जो आपके दिए गए हैं सराय नाहर राय और महदा, ये जो दोनों स्थल हैं ये आपके उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में देखने को आपको मिल जाते हैं दोनों स्थल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से वो ये हो जाएगा। प्रतापगढ़ में दोनों मिलेंगे, सराय नाहर राय भी और महदा भी। और उत्तर प्रदेश का जो सराय नाहर राय है और महदा है, यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे 11 जो हैं समाधियाँ मिली हैं मानव की देखने को। कितनी? 11 समाधियाँ। और इसके अलावा जो 8 गर्त चूल्हे भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, गर्त चूल्हे यानी जो नीचे जो हैं चूल्हे होते हैं ज़मीन में, उनको जो है गर्त चूल्हे कहा जाता है। ठीक है, तो 8 चूल्हे देखने को मिले हैं, और इसके अलावा 11 समाधियाँ देखने को मिली हैं मानव की। इंपॉर्टेंट आपसे हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि 11 समाधियाँ और 8 गर्त चूल्हे कहाँ से मिले हैं, तो ये सराय नाहर राय से आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं, तो हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हो जाते हैं आपके महदाह से देखने को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। महदाह कहाँ है? तो ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में देखने को मिल जाएगा आपका महदाह। ठीक है, महदाह और सराय नाहर राय ये दोनों जो हैं आपको उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ही देखने को मिलेंगे, और मध्य पाषाणिक स्थल से जो हड्डी के आभूषण आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगे महदाह से ही। और महदाह से ही आपको जो है सिंह के आभूषण भी देखने को मिलेंगे। इनमें आपके कुंडल उंडल वगैरह ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। सिंह तथा जो सिरंग है उसके जो उपकरण ये आपको देखने को मिल जाएंगे आपके महदाह से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं। एक ही कब्र में मिल जाते हैं आपको 3 मानव कंकाल। ये कहाँ से मिले हैं? तो ये देखने को मिले हैं आपके दमदमा से। ठीक है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल ये दमदमा से देखने को आपको मिल जाएंगे। और ये जो दमदमा है ये क्षेत्र आपको याद रखने कहाँ कहाँ स्थित हो जाते हैं ये क्षेत्र। तो दमदमा ये आपका एक मध्य पाषाणिक स्थल माना जाता है, और ये भी आपका देखने को मिलेगा आपका प्रतापगढ़ में, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में देखने को मिल जाएगा आपका दमदमा। यहाँ से आपके जो हैं एक कब्र से 3 मानव कंकाल जो है निकाले गए हैं। और यहाँ टोटल की बात करेंगे तो 41 समाधान देखने को मिले थे जब इसकी खोज हुई है। इसकी खोज हो जाती है तो 1982 में 1982 में जो है इसकी खोज हो जाती है, और 41 मानव जो समाधान है वहाँ से देखने को आपको मिल जाएंगे। इसमें जो 35 थी वो तो अकेली हो जाती हैं। 5 कब्र में 2-2 जो मानव समाधान है वो देखने को मिलेंगे, और एक कब्र में जो है 3 मानव कंकाल आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। टोटल आपसे पूछा जाएगा तो आपको बता देना कि 41 हो जाते हैं, और 5 में जो है 2-2 हो जाते हैं, और एक में जो है 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इतना भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो जाता है दमदमा, और दमदमा ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित हो जाता है। दमदमा नामक पुरा स्थल संबंधित है, ये किस जो है
काल से संबंधित हो जाएगा, जो दमदमा नामक पुरा स्थल है। तो ये संबंधित हो जाता है आपका मध्य पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मध्य पाषाण काल से संबंधित हो जाता है आपका दमदमा, और ये है आपका उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। 3 जो आपके मानव के कंकाल है एक कब्र से ही निकाले गए, 1 2 3। ठीक है, ये तीनों को जो है एक ही कब्र से निकाला गया है, दमदमा से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र का वो कौन सा स्थल हो जाता है जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो जो सबसे ज़्यादा मानव कंकाल मिले हैं वो देखने को मिलेंगे आपके लेखनिया से। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा की बात की गई तो ये आपका लेखनिया में देखने को मिल जाएंगे सर्वाधिक मानव कंकाल। झील के किनारे प्रारंभिक जो आपका कृषि वाला स्थल है ये आपको कहाँ हो जाएगा? झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थान। तो झील के किनारे हो जाता है लोहरादेव, और ये लोहरादेव कहाँ है? जहाँ पर प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य मिले हैं लोहरादेव में। तो लोहरादेव हो जाता है ये आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य मिले हैं लोहरादेव से, लोहरादेव हो जाता है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का जिला हो जाता है वो संत कबीर नगर। ठीक है, जहाँ से जो है इनके साक्ष्य आपको देखने को मिल जाएंगे लोहरादेव से, और ये बखीरा झील के किनारे मिल जाते हैं, इतना भी आपको याद रखना है। और वो जो है कौन सा कृषि है जिसको ये करते थे वहाँ पर? तो सबसे पहले जो है साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं आपके चावल के। ठीक है, चावल के जो है साक्ष्य मिल जाते हैं आपके लोहरादेव से, और ये जो बात है ये लगभग 8000 से और 9000 जो है साल पहली हो जाती है। ठीक है, जिसकी कालावधि 8000 से 9000 ईसा पूर्व की बताई जाती है। ठीक है, तो लोहरादेव से जो गोलाकार फर्श है और स्तंभ, गर्त और चूल्हों के प्रमाण भी देखने को मिल जाएंगे। इतनी चीज़ें हो जाती हैं जो लोहरादेव से आपको प्राप्त हो जाएंगी। सबसे पहले आपको ये याद रखना है जो प्रारंभिक कृषि वाला स्थल है वो लोहरादेव है। लोहरादेव हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ से समझ लेनी है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। गंगा घाटी में मिला है प्राचीनतम प्रमाण, तो ये देखने को मिलेगा आपको लोहरादेव में। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। गंगा घाटी में धान की खेती का जो प्राचीनतम प्रमाण है वो लोहरादेव से ही देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा। और ये जो इसकी अवधि है वो हो जाती है आपकी 8 से 9000 ईसा पूर्व की ये अवधि मानी जाती है। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है। जो खादानों की कृषि है वो सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो खादानों की जो कृषि है ये आपकी नवपाषाण काल में ही सबसे पहले जो है देखने को मिली है। सर्वप्रथम जो हुई है खादानों की कृषि नवपाषाण काल में ही मिली है। ठीक है, और नवपाषाण जो कृषि है इसके कुछ प्रमाण जो है आपको देखने को मिल जाएंगे मेहरगढ़ से। इम्पोर्टेंट ये नाम हो जाता है। मेहरगढ़ से काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं, और मेहरगढ़ कहाँ है? तो मेहरगढ़ हो जाता है ये बलूचिस्तान में। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपका देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो प्राचीन है, जो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य हैं वो लोहरादेव से मिले हैं। लोहरादेव आपका उत्तर प्रदेश में, और मेहरगढ़ से मिले हैं तो मेहरगढ़ आपका हो जाएगा बलूचिस्तान में। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? राख के टीलों की बात हो रही है। तो राख के टीले हो जाते हैं दक्षिण भारत से संबंधित, आपको देखने को मिल जाएंगे राख के टीले, और ये नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित आपके हो जाएंगे। और ये जो राख के ढेर हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगे कर्नाटक में भी देखने को मिल जाते हैं इसी तरह के जो राख के ढेर हैं आपको। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो राख के ढेर हैं वो आपके संगनकल्लू कर्नाटक में ही देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो आपके राख के ढेर हैं वो कैसे मिले हैं? तो एक आपका जो है ये बाड़ बनाई जाती थी, और इसके अंदर जो है पशुओं को बांध दिया जाता था। ठीक है, काफ़ी सारे जो पशु हैं वो इसके अंदर बांध दिए जाते थे, और ये जो पशु जब गोबर करते थे तो उस गोबर को जो है इसी में इकट्ठा कर दिया जाता था। इसी में जो है साइडों में इकट्ठा कर दिया जाता था जो ये गोबर करते थे, और इसको जो है फिर
कुछ दिन बाद जब गोबर का ऊंचा सा जो ढेर लग जाता था, काफ़ी ऊंचे ऊंचे ढेर लग जाते थे गोबर के, उसको जो है इस बाड़ सहित जो है जला दिया जाता था और पशुओं को वहाँ से निकाल लिया जाता था। पहले वहाँ पशु निकाले, उसके बाद जो है इसको पूरे को जो है आग लगा दी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिर राख के ढेर आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से जो है दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा राख के टीले आपको देखने को मिलेंगे और ये नवपाषाणिक संस्कृति के हैं, क्योंकि ये पशुओं के गोबर का जो है राख आपको देखने को वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, पशुओं को वहाँ इकट्ठा करके बांध दिया, उसके बाद उन्होंने गोबर किया, गोबर का वहाँ पर ढेर हो गया और उस पशुओं को फिर वहाँ से निकाल लिया जाता था, फिर वो पशुओं को दूसरी जगह पर बांध दिया जाता था। ठीक है, तो उस समय जो है इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो इसी तरह से वहाँ काम किए जाते थे और उसको जो है फिर जला दिया जाता था। राख के ढेर वहाँ पर बन गए हैं और सबसे ज़्यादा जो राख के ढेर हैं वो देखने को मिलेंगे संगनकल्लू आपके कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? राख का टीला निम्नलिखित नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाता है आपका संगनकल्लू से। ठीक है, ये हमने आपको अभी बता दिया है, संगनकल्लू से जो है ये आपके संबंधित हो जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा जो संगनकल्लू है जहाँ राख के ढेर मिले कहाँ हैं, तो ये हो जाता है आपको कर्नाटक में। ठीक है, स्थान भी आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? जो नवपाषाण है कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। और ये जो देखने को मिलेंगे आपके, एक तो मिल जाते हैं आपको बुरजोम में और दूसरा आपको देखने को मिलेंगे गुफ कराल में। ऑप्शन नंबर जो है 1 और 2 आपका करेक्ट हो जाएगा और 1 2 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर माने जाएंगे। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के जो अवशेष हैं ये बुरजोम जो आपका जम्मू कश्मीर में हो जाता है वहाँ से देखने को मिलेंगे। और बुरजोम गुफ कराल ये आपके जम्मू कश्मीर में देखने को आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ये झेलम नदी घाटी में जो है स्थित हैं और इसमें बुरजोम गुफ कराल के जो उत्खनन से गर्त निवासों के अवशेष वहाँ पर प्राप्त हमें हो जाते हैं। ठीक है, दोनों जो स्थल हैं वो नवपाषाणिक काल के हो जाते हैं और यहाँ से जो है बुरजोम और गुफ कराल से हड्डी के औजार भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इसकी जो खोज है, जो बुरजोम की खोज है वो हो जाती है आपकी 1935 में। ये भी आपको याद रखना है, 1935 में इसकी खोज हो जाती है। डी टेरा तथा पीटरसन के द्वारा इसकी खोज वहाँ पर की गई है। और एक चीज़ यहाँ से और याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है, तो वो है बुरजोम से के मानव सावधान में यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और बनता है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है जो मानव सावधान है उसमें कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य जो हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो कुत्ते को मानव के साथ दफनाने के साक्ष्य ये भी आपके बुरजोम से मिल जाते हैं। ठीक है, एक कब्र में ही दफनाए गए थे कुत्ते और मानव को, तो ये मिल जाता है आपको देखने को बुरजोम से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वनडे एग्जाम में भी ये काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, कई बार जो है पूछा भी गया है पहले। ठीक है, तो ये कहाँ से हो जाएगा? बुरजोम में हो जाएगा। कुत्ते के साथ, मानव के साथ जो है कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं और गर्त निवासों के जो आपको अवशेष है वो भी बुरजोम से देखने को मिल जाएंगे। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? जो गर्त निवास है वो किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण माना जाता है? तो गर्त निवास हो जाता है कश्मीर घाटी और नवपाषाणिक संस्कृति का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका हो जाएगा। कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का गर्त निवास जो है ये विशिष्ट लक्षण माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मानव सावधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो ये हमने आपको अभी बताया है, मानव सावधानों में जो कुत्ते दफनाए गए थे तो ये दफनाए गए थे आपके बुरजोम में। ठीक है, बुरजोम है आपका जम्मू कश्मीर में, ये भी आपको याद रखना है। जहाँ से आपके गर्त आवास के जो हैं साक्ष्य मिले हैं ये हो जाता है आपका कुत्ते वहाँ पर दफनाए गए थे। निम्नलिखित में से किसी स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? गेहूं की खेती के और जौ की खेती के जो सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से मिले हैं, और मेहरगढ़ कहाँ हो जाता है, तो मेहरगढ़ हो जाता है आपका बलूचिस्तान में। ठीक है, आपसे स्थान भी पूछ लिया जाता है कहाँ हो जाएगा, तो ये बलूचिस्तान में हो जाता है आपका मेहरगढ़। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम जो प्रमाण है वो कहाँ से प्राप्त होता है, जो व्यवस्थित कृषि है उसका प्राचीनतम प्रमाण आपसे पूछा गया है। तो ये देखने को मिलेगा आपको मेहरगढ़ में ही। ठीक है, और मेहरगढ़ से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, इसका जो उत्खनन है वो कब हुआ था, तो मेहरगढ़ का जो उत्खनन है वो हो जाता है आपका 1974 ईस्वी में। ठीक है, 1974 में जो है इसका उत्खनन हो जाता है मेहरगढ़ का। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और ये जो मेहरगढ़ है ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो मेहरगढ़ देखने को मिलेगा आपका बलूचिस्तान में। ठीक है, इसकी सीमा पर जो है ये आपको देखने को मिल जाता है। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको मिल जाते हैं देखने को मेहरगढ़ में ही। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम जो स्थायी जीवन था उसके प्रमाण मिले हैं, ये कहाँ से मिले हैं, तो ये भी जो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण हैं ये भी आपके मिल जाते हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं मेहरगढ़ से कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और ये मेहरगढ़ जो है ये हो जाता है आपको जो प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, और ये नवपाषाणिक जो प्राचीन बस्ती है मेहरगढ़ उसमें जो है ये साक्ष्य आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मेहरगढ़ आपका है बलूचिस्तान में, ये आपको याद रखना है। और मेहरगढ़ से ही जो है जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें पालतू भैंस का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो मिला है मेहरगढ़ से। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगर क्वेश्चन आपसे बनता है कि भैंस का जो प्राचीनतम साक्ष्य है पालतू बनाने का वो कहाँ से मिलेगा, तो वो भी आपका मिल जाता है ये कहाँ से, मेहरगढ़ से। ठीक है, भैंस को पालतू बनाने का साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का जो प्राचीनतम साक्ष्य वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य तो ये आपका मेहरगढ़ से ही प्राप्त आपको हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। क्वेश्चन एक है उसको चार तरह से जो है एग्जामिनर ने पूछ लिया है। मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज था वो क्या हो जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज है वो हो जाता है आपका जौ। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये अनाज जो है ये नवप्राचीन सभ्यता का प्रारंभ में मेसोपोटामिया जो क्षेत्र था उसमें सर्वप्रथम खाद्यान्न के रूप में जिसका उत्पादन किया गया था वो हो जाता है आपका जौ। ठीक है, जौ का जो है सबसे पहले खाद्यान्न के रूप में ही प्रयोग किया गया था। मृत्या मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया था, ये कब प्रकाश में आया था जो मृत्यात रहित नवपाषाणिक स्तर है, तो ये हो जाता है आपका गुफ कराल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मृत रहित नवपाषाण काल जो गुप्त कराल प्रकाश में आया था, और छोड़ो यार। ठीक है, और गुफ कराल कहाँ हो जाता है, तो गुफ कराल आपको देखने को मिलेगा ये जम्मू एंड कश्मीर में। तामासर काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, फर्श के नीचे लोगों को रखा जाता तो किस तरह से रखा जाता था, ये आपसे कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये दफनाया जाता था, ये आपकी चार दिशाएं होती हैं, ऊपर की तरफ उत्तर हो जाएगी, नीचे दक्षिण हो जाएगी, इधर आपकी पूरब हो जाएगी और इधर आपकी पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, तो इनको रखा जाता था, ऊपर की तरफ इनका सिर हो जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ इनके पैर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से तो ये जो है ऐसे फिर वहाँ दफनाते थे, यानी उत्तर की तरफ तो इनके उत्तर से जो है ये दक्षिण की ओर को दफनाए जाते थे। तो यहाँ कहा जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, उत्तर से जो है दक्षिण की तरफ इनको दफनाया जाता था। और ये जो आपका तामासर काल हो जाता है इसमें आपका पत्थर के साथ साथ जो है तांबे की वस्तुओं के भी प्रयोग के जो है वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इन्होंने जो है तांबे की वस्तुओं का भी प्रयोग करना सीख लिया था।
नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? जो नवदा टोली है वो किस राज्य में अवस्थित हो जाएगी? तो नवदा टोली हो जाती है ये मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नवदा टोली है मध्य प्रदेश में स्थित हो जाती है। और ये जो नवदा टोली है ये एक ताम्रपाषाण जो है स्थल हो जाता है। ठीक है, ताम्रपाषाणिक जो है ये स्थल आपका हो जाता है नवदा टोली। इतनी बात भी आपको यहाँ से याद रखनी है। इसका उत्खनन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्या था, एच.डी. सांकल्या ने। ठीक है, जो एच.डी. सांकल्या ने उनके द्वारा जो है इसका उत्खनन किया जाता है। कब किया जाता है? तो 1957 में इसका उत्खनन किया गया है। ठीक है, इतनी बात भी यहाँ से आपको समझ लेनी है। ताम्रपाषाणिक स्थल हो जाता है नवदा टोली, मध्य प्रदेश में स्थित हो जाता है। एच.डी. सांकल्या के द्वारा जो है इसका उत्खनन किया गया है और 1957 से 59 तक जो है इसका उत्खनन यहाँ पर करवाया गया है। ठीक है, इतनी बातें जो है आपको यहाँ से याद रखनी है। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? जो नवदा टोली है उसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया जाता है आपका एच.डी. सांकल्या के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नवदा टोली का जो उत्खनन है वो एच.डी. सांकल्या ने किया था। 1957 से लेकर जो है 1959 तक जो है इसका उत्खनन किया जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? जो इनाम गांव है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इनाम गांव हो जाता है ये आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनाम गांव से भी जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। और इनाम गांव जो है क्यों प्रसिद्ध है? तो ये जो है एक आपका ताम्रपाषाणिक जो है काल यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, ये ताम्रपाषाणिक काल है इनाम गांव और ये महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किसी स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? लौह धातु की बात हो रही है तो ये मिल जाते हैं आपके अतरंजी खेड़ा से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये अतरंजी खेड़ा इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ हो जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाता है एटा और एटा हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये होने वाला है आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ से जो है खुदाई के कुछ लोहे के उपकरण प्राप्त हुए थे अतरंजी खेड़ा से। एटा में हो जाता है, उत्तर प्रदेश में हो जाता है। अभी तक जो है सबसे प्राचीन जो प्रमाण हैं लोहे के वो जो है आपके एटा में ही माने जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इससे जो है प्राचीन प्रमाण आपके और देखने को नहीं मिलेंगे लोहे के प्रयोग के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण भारत की वृद्ध पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं? जो दक्षिण भारत की हो जाती हैं वृद्ध पाषाण समाधियाँ ये संबंधित हैं। किससे संबंधित हो जाएंगी ये आपको बताना है। और आज की वीडियो में टोटल हमारे जो है 50 प्रश्न होगा, एक टेस्ट हो जाता है। ठीक है, कितने आपके इसमें से सही हुए हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह के सुधार की गुंजाइश लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि हम जल्द से जल्द जो है उसका सुधार कर सकें। फिलहाल बात की गई है क्वेश्चन नंबर 50 की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका लोह काल से जो है दक्षिण भारत की वृद्ध पाषाण समाधियाँ संबंधित हो जाती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर माना जाएगा। और ये कहाँ से संबंधित है? तो ये आपकी दक्कन के पठार से संबंधित हो जाएंगी। ठीक है, तो डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आज के जो हमारे टोटल 50 प्रश्न हैं वो हो गए हैं। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।